गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर 12th क्लास में किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना कर रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव स्थित है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। ठीक है, इसकी हम गणना करेंगे कि इस द्विध्रुव को अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें कितना बल लगता है और कितना बलाघूर्ण लगता है। तो देखिए इसके लिए कि माना यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न है उस वैद्युत क्षेत्र का मान है कैपिटल ई। तो ई वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी रखा गया है। यह द्विध्रुव है ए बी जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है जी। ठीक है, अब इस पे बल और बलाघूर्ण कैसे देखेंगे? तो इसमें क्या होगा कि माना जैसे q आवेश है, इस q आवेश पर यह वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, क्योंकि कोई भी वैद्युत क्षेत्र अपने में रखे गए आवेश पर बल लगाता है। जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। तो ये +q आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र इस +q आवेश पर बल लगाएगा। तो किस दिशा में लगाएगा? +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। तो इस +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगा वो है F1। ठीक है, या F बल मान लीजिए, F बल। और इसी प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र इस -q आवेश पर भी बल लगाएगा। इस -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, इधर की ओर। ये बल भी F होगा। ये दोनों बल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण एक समान है और इन पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। इस वाले आवेश पर भी ई वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, इस वाले आवेश पर भी ई वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। तो क्योंकि आवेश समान है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लगेगा, पर दोनों बलों की दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो यहां पर इस द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है वो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही है। देखिए इसकी क्रिया रेखा, इस वाले बल की क्रिया रेखा इधर से इधर की ओर जा रही है और इस वाले बल की क्रिया रेखा इधर से इधर की ओर जा रही है। तो क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इस प्रकार से यहां पर परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात इस द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि द्विध्रुव पर बल के द्विध्रुव के आवेशों पर बल नहीं लग रहा है। द्विध्रुव के हर आवेश पर बल लग रहा है। इस पे लग रहा है +q आवेश पे कितना बल लग रहा है? F बल। इस पे -q पे भी F बल। ठीक है, अब ये दोनों बल क्या है? दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऐसे बल जो समान परिमाण के होते हैं और जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है और समांतर होती है, ठीक है, परस्पर विपरीत दिशा में होती है, ऐसे बलों को बल युग्म कहते हैं। इन बलों को क्या कहेंगे? बल युग्म। बल युग्म का मतलब ऐसे बल जिनके परिमाण समान हो, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो और जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हो, तो ऐसे बल बल युग्म कहलाते हैं। और बल युग्म जो है जब किसी पिंड पर लगता है तो वो पिंड घूमता है। सोचिए कि ये द्विध्रुव है, इस पे एक बल इधर की ओर लग रहा है ऐसे और एक बल इधर की ओर लग रहा है। तो अगर जो बल इधर की ओर लग रहा होगा वो इसको इधर की ओर मोड़ेगा, जो बल इधर की ओर लग रहा है वो इसको इधर की ओर मोड़ेगा। तो ये द्विध्रुव क्या हो जाएगा? ये द्विध्रुव ऐसे घूमने लगेगा। तो बल युग्म के प्रभाव में कोई भी पिंड क्या होता है? किसी अक्ष के पड़ता घूर्णन गति करता है। तो इस बल युग्म के कारण क्या होगा? ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये यहां पर घूमने लगेगा। ठीक है, जिससे कि यहां पर बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बलाघूर्ण सदैव बल युग्म के कारण ही उत्पन्न होगा। अब हम यहां पर इन बलों की गणना करेंगे, तब बलाघूर्ण निकालेंगे। तो देखिए +q आवेश पर बल
प्लस क्यू आवेश पर बल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा बल, वैद्युत क्षेत्र E द्वारा लगने वाला बल। लगने वाला वैद्युत बल ये हो जाएगा F बराबर Q इंटू E प्लस Q इंटू E। दिशा क्या होगी इसकी? दिशा होगी E की दिशा जी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, इसी दिशा में लगेगा बल ये। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश पर बल, माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा लगने वाला बल। तो ये बल कितना हो जाएगा? माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा वैद्युत बल। तो ये वैद्युत बल कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा F बराबर, अगर हम इस पहले वाले बल को F1 कह दें, इस दूसरे वाले बल को F2 कह दें, तो इसका मान क्या आएगा? माइनस QE, ठीक है। और यहां पर इन दोनों बलों के परिमाण क्या है? इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये बल जो है ये किसकी दिशा में होगा? E के विपरीत। ये क्या होगा? E की विपरीत दिशा में। ये वाला बल E की विपरीत दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर क्यों लगेगा, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों बलों के आंतरिक मान बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं F1 बराबर F2, ठीक है। और इसको हम दोनों को क्या कह दे रहे हैं? F कह दे रहे हैं। तो इसलिए इसको भी F लिख सकते हैं, इसको भी F लिख सकते हैं। यानी अर्थात F बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू E, आंतरिक रूप में जी। ये आंतरिक रूप में आ गया। तो यानी इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? Q इंटू E। इसमें भी बल लगेगा Q इंटू E। इसको अपने F2 का, इसको अपने F1 का। ये धन QE इधर की और ये ऋण QE इधर की ओर, ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है? क्योंकि ये दोनों बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, परस्पर विपरीत दिशा में है और दोनों बलों के परिमाण बराबर है। अतः ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके प्रभाव में ये वैद्युत ध्रुव घूमने लगता है और यहां पर एक बलागुण उत्पन्न होता है। तो उस बलागुण का मान क्या होगा? तो देखिए बलागुण कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि बलागुण बराबर होता है तो द्विध्रुव पर बलागुण, द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में बलागुण। बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, इस बलागुण को यहां पर प्रत्यानयन बलागुण भी कहते हैं, ठीक है। इसी जो यहां पर बलागुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रत्यानयन बलागुण भी कहते हैं, या केवल बलागुण भी है तो वो भी सही है। तो बलागुण को दर्शाते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर क्या होगा? कोई एक बल। तो कोई एक बल कौन है इसमें? कोई एक बल, यहां पर दो बल थे F1 और F2, इनमें से कोई एक बल, दोनों बल बराबर थे, इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। क्या कौन सी दूरी? ये कौन सी दूरी है? बलों की जो दिशाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यहां पर लिख रहा हूं मैं, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी। तो निकालिए इसको। ये बलागुण टाउ बराबर आ जाएगा बलागुण
टाउ बराबर आ जाएगा कोई एक बल, तो कोई एक बल चाहिए रखे आंतरिक मान आएगा केवल, ये आ जाएगा जैसे Q इंटू ई, आंतरिक मान QE है दोनों का, ठीक है। ये माइनस क्यू अब इसका यहाँ पे, और ये माइनस QE बल लग रहा था। अच्छा, इस पे अब इनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ये बल इस दिशा में, ये बल इस दिशा में है, तो देखिए इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों बलों की दिशाओं को थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। जैसे ये वाला बल, इसकी दिशा को हमने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, ये इधर की ओर, और इस वाले बल की दिशा यहां पर है। अब ये बल इधर क्यों लग रहा है, और ये वाला बल इसकी क्रिया रेखा है। अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, इस वाले बल की दिशा से नीचे वाले बल की दिशा पर एक लंब डाल दीजिए, क्योंकि हमें लंबवत दूरी चाहिए। ये दूरी, इसको माना मैं P कह दे रहा हूं, या D कह दीजिए। तो ADB, यहां पर क्या आ गया, ADB, यहां पर ADB एक प्रकार का समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक हो गया। तो इस ADB समकोण त्रिभुज में AD क्या हो गया, ये लंब हो गया, और यही लंब क्या होगा, इन दोनों बलों के दिशाओं के बीच की लंबवत दूरी, या क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो हमें AD की वैल्यू चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि मानो जो ये द्विध्रुव है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, और इसकी लंबाई क्या है, 2L, L ये हो गया और L यहां से हो गया। तो द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई AB बराबर क्या है, 2L, ठीक हो गया। अब आइए यहां पे कि बलागुण टाउ निकाल लेते हैं। बलागुण टाउ बराबर कोई एक बल, तो इनमें से कोई एक बल कौन सा आ गया, QE, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, AD, ये। अब AD का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिलहाल हम इसको समीकरण नंबर 3 रख देते हैं और AD का मान निकालते हैं। देखिए AD का मान इस समकोण त्रिभुज से निकालिए कि समकोण त्रिभुज ADB में साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये है थीटा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा भाई, क्योंकि ये रेखा क्या है, समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही थी, दोनों संगत कोण होंगे, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा इस समय, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा हो गया, क्योंकि हमने कहा द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। अब यहां पर इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया AD, और कर्ण क्या हो गया AB, तो AD बराबर AB इंटू साइन थीटा, तो AD बराबर AB की वैल्यू क्या आ गई, AB मतलब द्विध्रुव की लंबाई 2L इंटू साइन थीटा, इसी को समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। तो समीकरण नंबर 4 से AD की जो वैल्यू आई उसको समीकरण नंबर 3 में रखिए, तो समीकरण 3 क्या हो जाएगी, हो जाएगा बलागुण टाउ बराबर Q इंटू E इंटू AD हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब जो है यहां पे ये देखिए, थोड़ा मैं इसको पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं, टाउ बराबर ये Q और 2L को एक साथ लिख रहा हूं, Q इंटू 2L, और ये E साइन थीटा अलग से लिखा जा रहा है। अब हम जानते हैं Q इंटू 2L ये क्या है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये P से प्रकट किया जाता है, इसका मान होता है आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई Q इंटू 2L। तो यहां पर Q इंटू 2L को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे P। तो ये हो गया हमारा टाउ बराबर P, ये P हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू E इंटू साइन थीटा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 5। तो ये हो गया हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो अब हम इसको इससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछी आती है एग्जाम में और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। तो बलाघूर्ण P, बलाघूर्ण किससे प्रकट करते हैं बलाघूर्ण को, टाउ से। तो बलाघूर्ण टाउ बराबर P E साइन थीटा, ठीक हो गया। और ये अभी परिमाण रूप में, क्योंकि बलाघूर्ण क्या है, सदिश राशि है, तो इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। ये परिमाण रूप में है, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E। देखिए P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये सदिश राशि थी, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि थी। इन दोनों सदिश राशियों के गुणनफल में साइन आया हुआ है। तो किन दो सदिश राशियों के गुणनफल में साइन आता है, जब दोनों सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तब साइन आता है। तो यानी यहां पर ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। तो ये सदिश राशि है टाउ, ठीक है। जो बलाघूर्ण टाउ है इसकी दिशा P की दिशा और E की दिशा के लंबवत होगी। इन P और E दोनों के लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। अर्थात अगर E इधर की ओर है, P की दिशा कहां होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। P की दिशा ये है, ये दिशा होगी P की इधर की ओर। तो P इस दिशा में है और E इस दिशा में है। तो ये दोनों दिशाएं बोर्ड के तल में स्थित है। तो यहां पर जो टाउ की दिशा होगी वो P और E दोनों के लंबवत होगी, यानी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर, ठीक है। तो ये बोर्ड के तल के लंबवत होगी या P और E दोनों की दिशाओं के लंबवत क्या है इसमें, इस बलाघूर्ण की दिशा है, ठीक हो गया। अब यहां पर इस समीकरण नंबर 5 से हम एक केस निकालते हैं, एक स्थिति, एक विशेष स्थिति कि यदि यहां पर थीटा क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। यदि थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात ये जो द्विध्रुव है ये द्विध्रुव ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, तो तब ये जो कोण है ये कोण कितना हो जाएगा, द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यदि थीटा बराबर 90 अंश तो तब जो है बलाघूर्ण जो टाउ होगा ये अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये टाउ को तब टाउ मैक्सिमम कहेंगे और तब ये आ जाएगा P इंटू E इंटू साइन 90। तो साइन 90 इज 1। तो इस दशा में जो टाउ है इसको हम टाउ मैक्सिमम लिखेंगे, क्योंकि ये इस टाउ की बलाघूर्ण की अधिकतम वैल्यू है। क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या आता है, साइन 90 पे आता है, और यानी 1 आता है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो गया P इंटू E। अब जो है यहीं से हम एक परिभाषा बना रहे हैं, ये समीकरण नंबर 6 हो गया कि यदि समीकरण 6 में हम ये कर दें कि E बराबर 1 रख दें। E माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम 1 मान लें इसका मान। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो,
एक हो यानी एकांक हो, तो तब जो है समीकरण नंबर 6 क्या हो जाएगा? तो समीकरण 6 में E बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू 1, यानी P किसके बराबर आएगा? टाउ मैक्सिमम के बराबर। ठीक हो गया? अब यहां से P की एक परिभाषा और आ गई कि P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है, या अधिकतम बलाघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पर कब? जब द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो और क्या? द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। कि जब थीटा बराबर 90 आया था तब समीकरण नंबर 6 आया इस प्रकार का, और तब इसमें ये E इक्वल टू 1 वाली कंडीशन रखी, तब जाके ये आया। यानी ये P बराबर टाउ मैक्सिमम तब होगा जब ये द्विध्रुव क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 1 होगा। तो अब दीजिए P की परिभाषा कि यदि एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए, यदि एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो द्विध्रुव का ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है। कि यदि एकांक वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आज हमने यहां पर यह देखा कि यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ बराबर PE sin थीटा। अधिकतम बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ बराबर P इंटू E, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का सूत्र होता है Q इंटू 2L, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रहे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रख रहे हैं तो द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल नहीं लग रहा है। यहां पर बल युग्म बन रहा है, उतना ही बल Q पे लगा, उतना ही बल माइनस Q पे लगा। Q पे कितना बल लगा? QE। माइनस Q पे कितना बल लगा? माइनस QE। तो दोनों बलों का परिणामी क्या हो गया? शून्य हो गया। पर इनके प्रभाव से एक बल युग्म बना जिसने द्विध्रुव को घुमाया। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उससे बलाघूर्ण लगता है, बल युग्म के कारण कोई परिणामी बल वहां पर उत्पन्न नहीं होता है। परंतु यदि इसी द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में, जब भले ही यहां पर एक समान के लिए हम पढ़ रहे हैं, पर अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाए तो इस द्विध्रुव पर बल भी लगेगा, परिणामी बल भी लगेगा, और वैद्युत ये बलाघूर्ण भी लगेगा। ठीक है? तो असमान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर द्विध्रुव पर परिणामी बल उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ परिणामी बल लगता है, जिससे वो द्विध्रुव क्या करेगा? स्थानांतरित गति करेगा। ठीक है? और बलाघूर्ण भी लगता है, जिससे द्विध्रुव घूर्णन गति भी करेगा। यानी ये द्विध्रुव घूर्णन गति भी करेगा ऐसे, और स्थानांतरित गति भी करेगा, चलेगा भी वैसे। ठीक है? और ये द्विध्रुव कब तक यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव क्या कर रहा है? केवल घूर्णन गति करेगा इस बलाघूर्ण के कारण। इस पे कोई परिणामी बल नहीं लग रहा है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अतः ये द्विध्रुव यहां पर क्या होगा? ये किसी भी प्रकार की स्थानांतरित गति नहीं करेगा, अपनी जगह पे घूमेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक हो गया? स्थानांतरित गति क्या हो जाएगी? यहाँ पे शून्य। और उसमें असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति भी होगी और बलाघूर्ण भी लगेगा, एक घूर्णन गति भी करेगा। ठीक है ना? तो आज हमने यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण को पढ़ा। थैंक यू।